नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बड़ी खबर की बात, नीरज चोपड़ा का एक और कमाल सामने आया। जैवलिन थ्रो में एक और कीर्तिमान रचा है। फेडरेशन कप में गोल्ड जीता है। भुवनेश्वर में चल रहे फेडरेशन कप में गोल्ड जीता है। फाइनल इवेंट में 82.27 मीटर दूर भाला फेंका। तो एक और कमाल कर दिखाया है नीरज चोपड़ा ने। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। नीरज चोपड़ा का एक और कमाल सामने आया। जेवलिन थ्रो में एक और कीर्तिमान रचा गया है। नीरज चोपड़ा के द्वारा फेडरेशन कप में गोल्ड जीता है नीरज चोपड़ा ने। भुवनेश्वर में चल रहे फेडरेशन कप में ये गोल्ड जीता गया नीरज चोपड़ा के द्वारा। फाइनल इवेंट में 82.27 मीटर दूर भाला फेंका। फेडरेशन कप में जीता है गोल्ड। नीरज चोपड़ा ने एक और कीर्तिमान रचा है, एक और कमाल कर दिखाया है। जैवलिन थ्रो में एक और कीर्तिमान रचा है। फेडरेशन कप में गोल्ड जीता गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा। बैतूल का जिक्र करेंगे। रेत माफिया पर बड़ा एक्शन लिया गया है। 19 घंटे तक लगातार कार्रवाई चलती रही। 20 करोड़ कीमत का रेत भंडार जब्त किया गया है। 31 डंपर, 8 पोकलेन मशीनें जब्त की गई हैं। मुख्य आरोपी अरशद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हिस्ट्री शीटर बदमाश है अरशद का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पुलिस अब खंगाल रही है। बैतूल में रेत खनन का ठेका लेने वाली कंपनी भी मामले में लिप्त बताई जा रही है। कलेक्टर ने कहा है सीएम के सख्त निर्देशों का पालन किया जा रहा है। अपने भरे ठेकेदार का जहां ये डंप पे डाला है वो ठेकेदार का डंप है। तो वहां हम लोगों ने 1,40,000 क्यूबिक मीटर जो रेत है वो भी जब्त की है। अब चूंकि इसमें अरशद और इतिहास की भूमिका मुख्यतः पाई गई है, और लेकिन जो डंप है वो ठेकेदार का है, अधिकृत ठेकेदार का। तो उसको हम उसकी भूमिका की जांच भी कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने 1,44,000 लगभग घन मीटर जो माल है, जिसकी बाज़ार कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए होती है, वो जब्त भी किया है। तो लंबे वक्त से रेत भंडारण किया जा रहा था और इस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कई घंटों तक ये कार्रवाई चली है। रेत माफिया पर बड़ा एक्शन पुलिस के द्वारा लिया गया है। आपको ये भी बता दें, ये भंडारण जो किया जा रहा था, खनन किया जा रहा था, इसमें जो लिप्त है लंबे वक्त से वो वांटेड भी है। कई सारे मामले भी दर्ज हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ऋषु नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषु, रेत माफिया पर बड़ा एक्शन लिया गया है। कई घंटों तक ये कार्रवाई चली, जांच पड़ताल हुई। ज्यादा जानकारी, अपडेट। जी हाँ, देखिए एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। पिछले 10 वर्षों में इतनी बड़ी कोई भी कार्रवाई बैतूल में रेत माफिया के खिलाफ नहीं हुई है। कल रात कलेक्टर ने राजस्व अमले के साथ, खनिज अमले के साथ और पुलिस के साथ मिलकर शाहपुर भौरा के इलाकों में बड़े पैमाने पर रेड की थी, जिसमें जो रेत का अवैध परिवहन करते लगभग 32 डंपर जो है जब्त किए गए थे। 20 करोड़ से ज्यादा मूल्य के जो है रेत भंडार भी जब्त किए गए हैं। और अरशद नाम का जो रेत माफिया है, जो इस इलाके में पूरे रैकेट को चला रहा था, उसके खिलाफ एफआईआर की गई है। फिलहाल वो फरार बताया जा रहा है। कलेक्टर से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अरशद का जो पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी खंगाला जा रहा है और उसके खिलाफ और भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। और ये जो पूरा जिस तरह से रेत का पूरा माफिया यहाँ पर काम कर रहे थे, इस पे लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। और जिस तरह से कलेक्टर का कहना है कि मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं कि रेत माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन किया जाए, किसी भी तरह उसे बख्शा ना जाए। इसलिए जो है जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई यहाँ कर रहा है। इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा संक्षेप में कि रेत खनन का ठेका लेने वाली जो कंपनी है, उनकी भी संलिप्तता बताई जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस कंपनी ने रेत का ठेका लिया है बैतूल जिले में, उन्होंने पेटी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो है अरशद जो रेत माफिया उसे पेटी कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और अरशद इस पेटी कॉन्ट्रैक्ट की आड़ में बड़े पैमाने पर रेत का अवैध खनन और परिवहन कर रहा था। इस तरह से कंपनी की भी संलिप्तता पाई गई है और कंपनी के खिलाफ भी संभवतः कार्रवाई हो सकती है। ठीक, बहुत शुक्रिया।
क्या 4 जून को लोकसभा चुनाव नतीजे आने से पहले मोदी का तीसरा टर्म कंफर्म हो गया है? क्या एनडीए को 4 चरण में ही बहुमत मिल चुका है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि 5वें चरण के चुनाव से 5 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि पहले 4 चरणों में ही पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुमत के लायक नंबर यानी 270 सीटें हासिल कर ली हैं। अमित शाह के मुताबिक अब सिर्फ 400 पार पहुंचने का इंतजार हो रहा है। पीएम मोदी ने भी 400 सीटों का पूरा कॉन्फिडेंस जताया है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, सारे लोग ये पक्ष करता है कि मोदी जी को 400 सीट क्यों चाहिए। देश के 140 करोड़ देशवासियों ने तय कर लिया है, इसलिए 400 पार होना है। लोकसभा चुनाव में 4 चरणों की वोटिंग पूरी हो गई है, लेकिन 20 मई को होने वाले अगले चरण के मतदान से 5 दिन पहले ही बीजेपी के चाणक्य ने बहुमत के मैजिक नंबर पाने का दावा कर दिया है। अमित शाह के बहुमत के कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? एनडीए के 400 तक पहुंचने का रोड मैप क्या है? ये अमित शाह ने बतलाया। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। 2024 के 4 चरण तक 380 सीटों पर मतदान हो चुका है और अमित शाह का दावा है कि इसमें से 270 सीटें बीजेपी को मिलने वाली हैं और बाकी बचे चरणों में जो भी सीटें हैं वो एनडीए को 400 प्लस पहुंचाएंगी। 5वें फेज में 49, छठे और 7वें यानी अंतिम चरण में 57 सीटों पर चुनाव होने हैं। अगले 3 चरण में 163 सीट पर चुनाव होने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि अमित शाह के मुताबिक अगले 3 चरण में एनडीए को 163 सीटों में 130 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। यानी एनडीए को अगले 3 चरणों में 163 सीटों में करीब 80% पर जीत हासिल होगी। मैंने करीब हिंदुस्तान के 3-4 राज्य बाकी है, सभी राज्यों का भ्रमण किया है और सभी राज्यों के भ्रमण से मैं देख रहा हूं कि ये आंधी है, आंधी, बड़ी आंधी, और 400 बड़ी वाली आंधी 400 पार बहुत आराम से देश की जनता करने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 400 प्लस फॉर्मूले के पीछे इतना जोर क्यों है? दिल्ली में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि 400 प्लस सीटें आएंगी तो मथुरा और काशी में भी भव्य मंदिर बनेगा। भारत के जिन मंदिरों पर मुगलों ने कब्जा किया वो सभी आजाद होंगे। यही नहीं, हिमंता ने दावा किया कि पीओके भी भारत में शामिल हो जाएगा। हमारा ही देश का एक अंग पाकिस्तान का साथ रहेगा, हम कैसे विश्व गुरु बनेगा? तो इसीलिए हमारा हमेशा मन में होते थे कि कोई ऐसा युग पुरुष भारत में जन्म हो वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी भारत तक लेके आए। 400 प्लस का दावा क्या बीजेपी का कॉन्फिडेंस है या चुनाव में बीजेपी का विपक्ष को परास्त करने का माइंड गेम? क्योंकि एक तरफ एनडीए के नेता 400 पार से नीचे की बात ही नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ 4 चरण के बाद भी इंडी गठबंधन की गाड़ी लगातार झटके खा रही है। इनका एजेंडा अलग है, विचारधारा अलग है, सोच अलग है। ये आज साबित भी हो गया जब राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर अखिलेश ने ऐसा जवाब दिया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी चौंक गए। नहीं, हम अपनी कोई स्ट्रेटजी आपको नहीं बताएंगे। पश्चिम बंगाल के हुगली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला और इसी दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन को टारगेट किया।
कई मोर्चों पर अलायंस की नीतियों पर सवाल भी खड़े किए। देखिए। पश्चिम बंगाल में अमित शाह का बड़ा वार। राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए, ममता दीदी आपको डरना है तो डरिए। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहे। विपक्षी गठबंधन पर शाह का जोरदार प्रहार। 70 साल तक कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट सभी लोग राम मंदिर को अटका कर सिंडिकेट माफिया पर घड़ी ममता सरकार। आप अपने पल्लू में भी छुपा लोगी ना तो हम वहां से भी पकड़कर जेल में। 5वें चरण के चुनावी रण से पहले पश्चिम बंगाल के हुगली में अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन के खिलाफ नई किलेबंदी शुरू कर दी है। जय श्री राम, जय श्री राम। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने घुसपैठ के अलावा बंगाल सरकार को कई मुद्दों पर टारगेट किया। भाइयों बहनों, ये माँ, माटी और मानुस, इसके नारे के साथ ये ममता दीदी सत्ता में आई थी, मगर माँ, माटी, मानुस का नारा तो गुम हो गया। मुल्ला, मदरसा और माफिया का नारा आज बंगाल में जमीन पर उतर। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपनी चुनावी सभा में कांग्रेस और टीएमसी की नीतियों पर भी सवाल उठाए। घुसपैठिया छोड़िए, परिंदा भी पैर न मार पाए ऐसा बंगाल हम बनाए। हमें सिंडिकेट को खत्म कर देंगे, ये माफिया को खत्म करेंगे और कटमनी को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। नरेंद्र मोदी। इतना ही नहीं, अमित शाह ने हुगली में पाक अधिकृत कश्मीर के मुद्दे को भी हवा दी और विरोधियों की पाकिस्तान परस्त पॉलिटिक्स को भी कटघरे में खड़ा किया। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये मणिशंकर अय्यर, एक फारूक अब्दुल्ला हमें डराते हैं, देश को डराने का काम कर रहे हैं कि एटम बम है पाकिस्तान के पास, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। मैं आज श्रीरामपुर की धरती पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आपको डरना है तो डरिए, ममता दीदी आपको डरना है तो डरिए। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहे। अभी 3 चरणों का मतदान बाकी। जाहिर है अब राजनीतिक बयानबाजी का दौर और आक्रामक होने वाला है। और इसी बीच बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर गृह मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में बोले हैं अमित शाह, मेरा मानना है कि ये कोई नियमित निर्णय नहीं है। देश में बहुत लोग मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। ये बड़ा बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिया गया है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। सीएए के लागू होने के बाद पहली बार 14 लोगों को नागरिकता मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री, माफ कीजिएगा, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने 14 लोगों को नागरिकता पत्र दिया। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर विपक्षी नेताओं के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि सीएए देश का कानून है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। 2014 से पहले जो शरणार्थी बनकर आए उनके पास डॉक्यूमेंट हो या ना हो, उन्हें नागरिकता मिलेगी। ये देश का कानून है स्मिता जी, और इसको इस तरह से झुठलाया नहीं जा सकता। जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन
भारत पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए, वो सारे लोग 2014 के पहले जो शरणार्थी बनकर आए, उनका अधिकार है, डॉक्यूमेंट हो न हो उनको नागरिकता मिलेगी। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार हुए। बता दें, ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं आलमगीर आलम। आलमगीर के ठिकाने से 37 करोड़ कैश भी मिला था और उसके बाद अब गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं आलमगीर आलम। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हो चुकी है। कैश कांड में झारखंड में कांग्रेस कोटे से मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार कर लिए गए। ईडी ने करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले आलमगीर आलम की गिरफ्तारी झारखंड सरकार के लिए बड़ा झटका है। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने मंत्री से पूछा कि ग्रामीण विकास विभाग में कमीशन के खेल को लेकर क्या जानते हैं, क्या इस कमीशन के खेल की जानकारी आपको थी? जहांगीर के घर से मिले पैसे के बारे में क्या जानकारी है? 37 करोड़ की रकम कमीशन के रुपए थे या कुछ और? जहांगीर के घर से मिले दस्तावेज पर क्या कहना है? आपके परिवार की आमदनी का और क्या सोर्स है? आलमगीर आलम से मंगलवार को भी ईडी ने 10 घंटे तक पूछताछ की थी और ईडी को कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। ईडी के एक्शन ने प्रदेश में सियासी टेंशन को भी हाई कर दिया है। अरे ऐसा आलम तो अब गिरफ्तारी होते रहेगा भारत में। एक से अपना बिगड़ मत चाहिए, आगे बहुत देखना बाकी है, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। और जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उस आरोप के चलते अगर वो दल बदल करके दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं और वो व्यक्ति झारखंड में आकर के ज्ञान बांट रहा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? ईडी ने बीते दिनों आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उनके सहयोगी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान सहयोगी के घर से करीब 37 करोड़ कैश बरामद हुए थे। नोटों के पहाड़ को गिनने में ना जाने कितने ही मशीनें खराब हो गयी। ये पैसा किसका है और इसका सोर्स क्या है? इस पर से पर्दा उठाने के लिए ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। देखना ये होगा कि जांच की आंच कहां तक पहुंचती है। रांची से ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही खबर असरदार में फिलहाल के लिए इतना ही।